प्यारे मित्रों, आज हम आपके पास एक ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जिसके बारे में हर सैन्य विज्ञान के विद्यार्थी को सोचना चाहिए। वैसे भी सैन्य विज्ञान के विद्यार्थियों, सब्जेक्ट की सफलता वहाँ पे निर्भर है जहाँ पर हम लोगों के अंदर एक स्वतंत्र सोच विकसित हो जाए। ये किताबी ज्ञान, पत्रिकाओं के ज्ञान, सामयिक ज्ञान हम लोगों को एक आधार प्रदान करता है, जबकि सब्जेक्ट की सफलता हमारे स्वतंत्र सोच पे निर्भर है। अर्थात इतिहास को देखकर, इतिहास को पढ़कर भविष्य की कल्पनाएं करना। जैसे इतिहास में हमारे पूर्वज जिन अच्छे रास्तों पे चले हैं, जिन चीज़ों को करने से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है, हम उन मार्गों को अपनाएं, और जिन मार्गों को अपनाने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, उसको जो है उन रास्तों को हम छोड़ दें। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या है वीटो पावर, राष्ट्रों के पास होना चाहिए या नहीं, अर्थात वीटो पावर होना उचित है या अनुचित है, अर्थात इसका पक्ष और विपक्ष, इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है। चलिए, क्या है वीटो पावर, इसे जानने के लिए हमें सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी जानना हो। तो चलिए एक निगाह हम डालते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। आप देख सकते हैं ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक निगाह हम लोग डालते हैं। देखिए, कल्पना कर, संयुक्त राष्ट्र संघ पहला शिखर सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में, जहां पर 50 राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान सदस्य देश इसके कुल मिलाकर 193 हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रशियन भाषा। इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, और इसके प्रमुख अंग हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट यानी महासभा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक निगाह हम फिर से डालते हैं थोड़ा सा सामान्य अर्थों में। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो, और इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल सदस्य देश हम लोग पढ़ चुके हैं, 193 हैं। आधिकारिक भाषाएं भी यही हैं, चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सामान्य परिचय ये इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा नाम इसका है, अंग्रेजी नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सामान्य तौर पर शॉर्ट नाम में हम लोग बोलते हैं यूएनओ। स्थापना बस वही है 24 अक्टूबर 1945। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये मायने रखता है आप लोगों को जानने के लिए। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना उस समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, और ये राष्ट्र जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों को अपनी आंखों से देखा था, दोनों में मरते हुए लोगों को, दोनों में भीषण नरसंहार को इसने अपने से देखा था, स्वयं अपनी आंखों के सामने देखा था। और उन परिस्थितियों में यहाँ पर नरसंहार इतनी ज़्यादा हुए थे इन दोनों युद्धों में कि सारी मानवता त्राही त्राही कर रही थी। और 1945 के अंतिम दिनों में एक महान दैत्याकार अस्त्र परमाणु बम का निर्माण हो जाने के कारण और उसके अंतिम समय में उसका प्रयोग हो जाने के कारण उसको देखकर मानवता और भी दहल गई। और ऐसी स्थिति में आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए या संपूर्ण विश्व को तृतीय विश्व युद्ध को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्योंकि मित्रों, आज के समय में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता, या फिर ऐसा जो है उस समय विद्वानों ने नहीं सोचा होता कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे अगर कोई भी युद्ध होगा तो उस युद्धों में या उन युद्धों में जो भी अस्त्रों का प्रयोग होगा वो परमाणु बम का होगा। और ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में परमाणु बम पर किसी एक राष्ट्र का एकाधिकार नहीं रहा, और परमाणु बम अगर चलता तो उन परिस्थितियों में संपूर्ण विश्व में तबाही होने की संभावना थी, या यूं कहा जाए कि संपूर्ण धरती को नष्ट किया जा सकता था। इसके जो प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो है महासभा, जिसे जनरल असेंबली के नाम से कहते हैं, सुरक्षा परिषद जो कि इसका एक प्रमुख अंग माना जाता है, सुरक्षा परिषद, यह सिक्योरिटी काउंसिल,
जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण विश्व में सुरक्षा की है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, चूँकि अब कोई न्यास क्षेत्र नहीं है तो न्यास परिषद अब जो है ये नहीं रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। चूँकि हमको पढ़ना है वीटो पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वीटो पावर जो काम देता है, जहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है, वो होता है सुरक्षा परिषद। तो आप देख सकते हैं ये है सुरक्षा परिषद, और यहीं पर जो है वीटो का प्रयोग भी होता है, क्योंकि सारे विश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा तो मान लीजिए न्यायालय में चला गया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है, लेकिन बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है वो सुरक्षा परिषद की ही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाने की पूरी जिम्मेदारी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, जो कि उनके उद्देश्यों को पूर्ति करता है। दुनिया का पुलिसमैन, जैसे पुलिस व्यवस्था एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है, वैसे ही सुरक्षा परिषद जो है राष्ट्रों के बीच सुरक्षा को कायम रखता है। एक राष्ट्र किसी अन्य पर आक्रमण न करने पाए, कहीं पर आक्रमण हुआ तो उसको कारण क्या है, उसका निपटारा कैसे किया जाए, या जिसने गलती की है उसके विरुद्ध उसको दंड देने की कार्रवाई, ये सुरक्षा परिषद का ही है। इसके कुल सदस्य होते हैं 15, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं परमानेंट या अस्थायी सदस्यों के बारे में। तो आप देख सकते हैं अस्थायी सदस्य यही हैं 5, ये चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका। तो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं अस्थायी सदस्य जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना। तो ये हो गए अस्थायी सदस्य, और इन्हीं के पास में वीटो शक्ति जो है, वीटो पावर जो है, इन्हीं राष्ट्रों को ही प्राप्त है। ये अब हम देखते हैं वीटो पावर के बारे में। क्या है वीटो? वीटो क्या है इसके बारे में हम देख सकते हैं। वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार शक्ति या नकारात्मक वोट। नकारात्मक का मतलब होता है ये 5 राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, उस समय तो सोवियत संघ था, आज रूस हो गया है, फ्रांस, चाइना, ये 5 राष्ट्रों का एक नकारात्मक वोट संपूर्ण किए कराए पर पानी फेर सकता है। अर्थात किसी प्रस्ताव पर कोई भी एक अस्थायी सदस्य अगर वीटो का प्रयोग करता है, अर्थात नकारात्मक वोट अगर डाल देता है, तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भले ही 14 सदस्य एक तरफ हो जाएं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यों में से 192 एक तरफ हो जाएं, वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कहा जाए ब्रह्मा जी कोई भी चीज, किसी के भाग्य में कुछ भी चीज लिख दें, लेकिन होनी को भी मिटने की शक्ति, होनी को भी बदलने की शक्ति हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है केवल भगवान शिव के पास है। भारतीय संविधान में किसी को फांसी की भी सजा हो जाती है तो उसको रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। चलिए उसी का एक प्रारूप या स्वरूप मानकर हम ये बात समझ लेते हैं कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनको वीटो पावर प्राप्त है, जिनके पास नकारात्मक वोट देने की शक्ति है, अगर ये कोई भी प्रस्ताव पे अगर ये नकारात्मक वोट अगर डाल देते हैं या सीधे वीटो कर देते हैं, तो कोई भी प्रस्ताव इनके विरुद्ध पास नहीं हो सकता। भले ही जो है संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्र भले ही उस प्रस्ताव को पास कराने में लग जाएं, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। और आप देख सकते हैं सर्वाधिक जो प्रयोग किया है सोवियत संघ ने किया है, और सबसे कम प्रयोग किया है, या यूँ मानकर चलते हैं लगभग 0 ना के बराबर जो प्रयोग किया है वो है फ्रांस। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या है वीटो पावर। वीटो का मतलब यही है नकारात्मक वोट। ये 5 राष्ट्र जो कि खास करके द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने वाले राष्ट्र हैं, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले जो मुख्य राष्ट्र हैं, इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों को बनाए रखने के लिए, अपने मित्रों की सुरक्षा के लिए, अपने संगठन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, अपने हितों को बनाए रखने के लिए, हितों को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने लिए अपने पास एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को इन्होंने रख लिया है, जिसे कहते हैं नकारात्मक वोट या वीटो पावर।
अर्थात जिस चीज़ को ये नहीं चाहेंगे, इनमें से एक भी राष्ट्र अगर नहीं चाहता तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या है वीटो पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वीटो पावर उचित है या अनुचित। अब ये देखते हैं उचित भी है और अनुचित भी है, अर्थात इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में हम तर्क पेश करते हैं। उसी के आधार पर निर्णय आप लोग लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि उचित है या अनुचित। अनुचित या विपक्ष में तर्क इसमें देखा जाए तो वीटो पावर में महाशक्तियों की मनमानी चलती है, अर्थात महाशक्तियां या ये 5 सदस्य राष्ट्र अपनी मनमानी करने पर आमादा हो जाते हैं, अर्थात वो वही कार्य करना चाहते हैं जो उनके हितों में हो, भले ही संपूर्ण दुनिया एक तरफ हो जाए, किसी अन्य का नुकसान होता हो। ठीक, एक प्रकार से महाशक्तियों की दादागिरी भी इसमें चलती है। ये अपनी दादागिरी को बनाए रखने के लिए सीधी सी बात है कि वीटो का प्रयोग किया करते हैं और कर भी देते हैं। बहुत से ऐसे मौके भी सामने आए हैं जहां पर मानवता को भी किनारे रखकर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए भी वीटो का प्रयोग किया गया है, और महाशक्तियों द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें देखा जाए तो छोटे राष्ट्रों के हितों की अनदेखी भी की जाती है। छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता को खतरे में भी डाल देते हैं ये राष्ट्र, और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन भी कर देते हैं वीटो के दम पर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी निर्णय लेगा या अंतर्राष्ट्रीय जो भी न्यायालय जो भी निर्णय लेगा वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल होगा। लेकिन उसमें अगर इन 5 राष्ट्रों के हितों की अगर हानि होती है तो तुरंत वीटो करते हैं। भले ही दुनिया में किसी का सर्वस्व नष्ट हो जाए, किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरा हो, किसी अन्य राष्ट्र के हितों की अनदेखी भी हो, या उसके हितों का ख्याल ना करते हुए मानवाधिकारों का भी उल्लंघन अगर होता है, तो ये महाशक्तियाँ या ये जो है वीटो पावर राष्ट्र अस्थायी सदस्य उसके लिए भी अपने वीटो का प्रयोग कर देते हैं, तो जो कि न मानवता की दृष्टि से न ही कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। इसमें मानवाधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के समानता के सिद्धांत की भी अवहेलना होती है कि सभी राष्ट्र एक समान हैं। भाई अगर 5 राष्ट्रों को अगर वीटो पावर दी गई है तो वो 5 राष्ट्र समान, और बाकी 187 राष्ट्र जो भी हैं, 188 राष्ट्र जो भी हैं समान कैसे हुए। 188 राष्ट्र 88 की बात छोड़ दिए, 4 और वीटो पावर को जोड़ दीजिए, वे सभी जिन प्रस्तावों को चाहेंगे पास हो जाए। एक ने भी अगर नकारात्मक कर दिया तो पास नहीं होता, तो बराबर का अधिकार कहाँ रहा। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के समानता के सिद्धांत की अवहेलना भी होती है जब वीटो पावर का दुरुपयोग होता है तो। अब फिर वीटो केवल 5 राष्ट्रों को दी गई है, और यही वीटो जो है 5 राष्ट्रों को कानूनी संप्रभुता भी प्रदान करती है, अर्थात इनके सभी जो है अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बाकी और सबके अधिकारों को ताक पर रख दिया जाता है। तो ये आप समझ सकते होंगे कि ये चीज़ें अक्सर जो है फील्ड पर भी होता रहा है। आप लोग देखे होंगे कई स्थान पे, कभी अमेरिका जो है या उसके गुट किसी अन्य को नुकसान पहुंचाते हैं, अंत में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वीटो का प्रयोग कर देते हैं। कभी सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान में घुस आता है, कभी अमेरिका जो है ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी संगठन को मदद करने लगते हैं, कभी जो है मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को, जिसे संपूर्ण विश्व आतंकवादी मानता है, उसको बचाने के पक्ष में चाइना ने उसके आतंकवादी होने पर वीटो का प्रयोग किया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उल्लंघन होता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके उचित या पक्ष में तर्क। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि उचित काहे है और इसके पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। पहली बात, ये निशस्त्रीकरण के लिए उपयोगी है। निशस्त्रीकरण का मार्ग देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में, मान के चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा मंच है जहां पर शस्त्रीकरण करने वाले राष्ट्र एक दूसरे के सामने आते हैं, और वहीं पर इनके अंदर जो नई सोच है वो विकसित होती है, और उसी एक माध्यम के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में निशस्त्रीकरण की भावना, शीत युद्ध के समाप्ति की भावना प्रकट हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भूमिका है।
नहीं तो अगर दोनों अलग रहते, अपने अपने मंचों पर, सोवियत संघ में रहता, अमेरिका में रहते, एक दूसरे के लिए फिर खतरा बने रहते, बाकी निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास कभी नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा मंच है जहां पर दोनों के बीच में भले ही तनाव हो, लेकिन कुछ न कुछ विश्वास का दायरा जरूर बढ़ा। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा है न्याय और सुरक्षा के लिए उपयोगी है। पहले एक समय था जब विश्व में एक कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होती थी, उस समय एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करके उस पर अधिकार भी कर लेता था तो कोई दुनिया में बोलने वाला नहीं होता था। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं पर उल्लंघन हो सकता है जो महाशक्तियाँ करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र दूसरे पर अधिकार कर ले। और कहीं कहीं पर इसके अपवाद भी मिल जाते हैं, जैसे तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया है, उसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में, चूँकि ये कमजोरी है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि भाई चाइना को वीटो पावर प्राप्त है और वो जो है वीटो का प्रयोग करके उन प्रस्तावों को निरस्त करवा देता है और तिब्बत में भयानक किस्म के अत्याचार करता है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित है, कम से कम उद्देश्य जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति। अब कहीं न कहीं कहते हैं ना, कहीं न कहीं गेहूं के साथ घुन पीसे जाएंगे, ये सत्य है। अब सबके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन राजनीति का जो नियम है, राजनीति में कहा जाता है ना, राजनीति और धर्म नीति दोनों में अंतर है। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे कहा जाता है, एक देश को बचाने के लिए एक राज्य का, एक राज्य को बचाने के लिए एक जिले का, और एक जिले को बचाने के लिए एक गांव का, और एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का, और एक परिवार को बचाने के लिए एक सदस्य की बलि अगर दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से बचाने के लिए वो न्यूनतम बलि दे देनी चाहिए, ये राजनीति कहती है। जबकि धर्म नीति क्या कहती है कि एक धार्मिक व्यक्ति को बचाने के लिए अगर सैकड़ों जो है कुकर्मियों को, राक्षसों को भी अगर मारना पड़े तो उनको सबको समाप्त कर दिया जाए। जिस प्रकार भगवान राम ने मात्र सीता को लाने के लिए संपूर्ण लंका में न जाने कितने राक्षसों को मार दिया, क्योंकि वो एक प्रकार का धर्म युद्ध था। जबकि देखा जाए राजनैतिक दृष्टि से, भगवान कृष्ण ने जब कालयवन ने उनके ऊपर आक्रमण किया था तो उन्होंने सीधे राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने मथुरा की राजसभा में उन्होंने तर्क दिया था कि अगर हमारे अकेले के मरने से अगर मथुरा नगरी बच सकती है तो हमें अकेले जो है कालयवन को सौंप देना चाहिए। जबकि वो धर्म नीति नहीं थी, वो राजनीति थी। चलिए फिलहाल ठीक है। न्याय और सुरक्षा के लिए यूँ माना जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अपवादों को छोड़कर न्याय और सुरक्षा की भी लगभग राष्ट्रों की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की बन जाती है, बशर्ते वो इनके दायरे से, बशर्ते वो अस्थायी सदस्यों के दायरे से दूर हो। क्योंकि अस्थायी सदस्यों के दायरे के अंदर हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी कार्रवाई वहीं पर फेल हो जाती है। फिलहाल कुछ ऐसे गिने चुने राष्ट्र हैं जिनकी स्वतंत्रता को इन अस्थायी सदस्यों ने खतरे में डाला है, लेकिन फिर भी बाकी अन्य राष्ट्रों के बारे में इन्होंने प्लस पॉइंट ही निकाला है। चलिए अगला नंबर है, तीसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व के लिए भी उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि मान लीजिए अगर जो है एक राष्ट्र के हितों की अनदेखी की जाए, मान लीजिए अमेरिका के हितों की अनदेखी होती हो तो वीटो लगाकर वो छुट्टी कर लेता है, सोवियत संघ के हितों की अनदेखी होती है तो वीटो लगाकर अनदेखी कर लेता है। मान के चलिए अगर जो है वो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग हो जाता है, अलग होने के बाद अगर अपना शस्त्रीकरण पर ध्यान दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना या तृतीय विश्व युद्ध होने से बचाना, अर्थात ऐसा कोई युद्ध ना हो जिसमें भयानक सामूहिक नरसंहार हो, जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हो चुका है। और आज के नरसंहार के बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने मरेंगे, जबकि भयानक अस्त्र ABC, एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल अस्त्र भारी मात्रा में मौजूद हैं। यूँ कहा जाता है कि इतने अस्त्र मौजूद हैं धरती पे कि ऐसी ही धरती को लगभग 40 से 50 बार नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है
एक राष्ट्र भी अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का उल्लंघन करते हुए या उसके हितों की अनदेखी की जाए और वो वीटो का प्रयोग करने लायक ना हो तो सीधी सी बात है कि अपने हितों के लिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग हो जाएगा। अब अलग होने के बाद वो किन परिस्थितियों में क्या करेगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे सोवियत संघ और अमेरिका जैसे राष्ट्र, हमें नहीं लगता कि संपूर्ण विश्व मिलकर भी इनका मुकाबला कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये वीटो इनके पक्ष में उचित ही है। अगला है राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उपयोगी है। भाई राष्ट्र, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ये उद्देश्यों में भी शामिल है कि अब से कोई भी राष्ट्र किसी का गुलाम नहीं होगा। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को भी अपने सारे उपनिवेश अमेरिका के दबाव में छोड़ने पड़े, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था उसके उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ये जरूरी था। अर्थात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हुआ है। हाँ, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर तिब्बत जैसे राष्ट्रों का उदाहरण मिल सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांश राष्ट्र जो है इससे सुरक्षित रहे हैं। अपना बचाव, अब इसमें देख सकते हैं महाशक्तियाँ जो है अपना बचाव बिना किसी मेहनत के सिर्फ वीटो शब्द का इस्तेमाल करने से ही अपना बचाव कर लेती हैं। ऐसे में एक विश्व जो है किसी बड़े युद्ध से बच जाता है। अपने संगठनों की रक्षा, ये बात सत्य है कि सैनिक संगठन भी हैं, सामूहिक सुरक्षा में यकीन न करने वाले, यकीन होता भी है तब भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, जैसे अमेरिकी सैनिक संगठन है नाटो, सोवियत संघ का सैनिक संगठन अभी तक था, मान लीजिए टूट फूट कर वो भी लगभग चकनाचूर हो गया है, वो भी वार्सा पैक्ट था। तो ऐसी स्थिति में अपने संगठनों की रक्षा के लिए भी राष्ट्र वीटो का प्रयोग ये कर देते हैं और आसानी से अपने हितों की रक्षा भी कर लेते हैं वीटो का प्रयोग करके। जिन प्रस्तावों से उनके हितों के नुकसान होता है उसको भी कर लेते हैं और अपने मित्रों के हितों की भी रक्षा करते हैं। जैसे सोवियत संघ ने सोवियत संघ बार बार भारत के हितों की रक्षा की है। सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला वीटो सोवियत संघ ही है और भारत के विरुद्ध ऐसा कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पास नहीं हो सका जो कि भारत के हितों के खिलाफ हो। अन्यथा कश्मीर मैटर पर ये चाइना और अमेरिका, ये दोनों बहुत सारा प्रस्ताव जो है पास करवा देते। अंत में वही होता जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं चाहती या अमेरिका की दादागिरी जैसी चाहती वैसी ही कराती। और ऐसे दिनों में अमेरिका ने अपने भारत जैसे मित्र की मदद की है। और दूसरा है बड़े युद्धों से बचाव। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, बड़े युद्धों से बचाव। अब इसमें देखा जाए, हम ये मानते हैं अगर कोई भी प्रस्ताव मानते हैं, उदाहरण के स्वरूप में अगर कोई भी प्रस्ताव अमेरिका के विरुद्ध पास हो जाता है और तो आसानी से वीटो करके उससे छुट्टी मिल जाती है। लेकिन हम कह रहे हैं मान लीजिए इनके पास अगर वीटो पावर ना हो और अमेरिका भी टाइट हो जाए कि नहीं हम लड़ेंगे, हमसे लड़ने के लिए देखते हैं कौन आता है, तो आप बताइए, सोचिए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं सब मिलकर भी क्या अमेरिका जैसे राष्ट्र का मुकाबला कर सकती हैं? या यही घटना अगर सोवियत संघ के साथ हो तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं सोवियत संघ का मुकाबला कर सकती हैं? या यूं माना जा सकता है कि अगर अमेरिका के विरुद्ध अगर लड़ने की बात हो तो क्या सोवियत संघ अपनी फौज के साथ और संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण सेनाओं के साथ क्या अमेरिका से लड़ेगा? और यही चीज़ सोवियत संघ के साथ हो तो सोवियत संघ के साथ क्या अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं के साथ जाकर सोवियत संघ से लड़ पाएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं लड़ेंगे ये दोनों। इसलिए नहीं लड़ेंगे कि ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य है उसकी अवहेलना हो जाएगी, क्योंकि जहां इन दोनों में युद्ध हुआ, क्योंकि ना तो अमेरिका कम है ना सोवियत संघ कम है और संपूर्ण विश्व मिलकर भी इनको पराजित करने की क्षमता नहीं रखते। अगर पराजित करते भी हैं कि तब तक संपूर्ण विश्व का विनाश हो चुका होगा। और यही वो महाशक्तियां हैं जो कि संयुक्त शीत युद्ध काल में एक दूसरे के सामने परमाणु युद्ध से बचती रही हैं और कभी कभी ऐसे भी मौके आए हैं परमाणु युद्ध के सामने आकर भी संपूर्ण विश्व में त्राही त्राही मची, लेकिन फिर भी युद्ध टल गए। तो ऐसी स्थिति में ये जो वीटो पावर है
ये उचित है कम से कम वीटो शब्द का प्रयोग करके ये एक विश्व युद्ध से संपूर्ण राष्ट्र को ये बचा लेते हैं। क्या वीटो बचा लेती है? नहीं तो फिर ऐसी स्थिति ना है, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा। ना सोवियत संघ अमेरिका से लड़ने की क्षमता रखता है, ना अमेरिका सोवियत संघ से लड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि दोनों के पास दैत्याकार हथियार हैं। ऐसी स्थिति में वही लागू हो जाती ओपेनहाइम का कथन, एक बोतल में बंद दो बिच्छू। अर्थात अगर दोनों एक दूसरे के सामने आए तो विश्व युद्ध भी हो जाएगा, संपूर्ण विश्व का विनाश भी हो जाएगा और दोनों का विनाश हो जाएगा, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा और तृतीय विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप जानते हैं, अगर कोई तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो आइंस्टीन के शब्दों में अगर परमाणु हथियार जरूर चलेंगे और परमाणु हथियार चले तो उसके बाद का अगला कोई युद्ध जो है लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि इसी युद्ध में, इसी तृतीय विश्व युद्ध में संपूर्ण मानवता जो है नष्ट हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि ये उचित है या अनुचित। जहाँ तक हम समझते हैं अनुचित है, कुछ न कुछ दादागिरी, कुछ न कुछ अपवाद होते रहेंगे। ये दुनिया है, एक नियम से नहीं चल पाएगी, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं, ये महाशक्तियों का जो प्रयास है वो है कम से कम तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। हाँ, कहीं ना कहीं मानवता का उल्लंघन होगा और होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अर्थात क्योंकि सभी दूध के धोए नहीं हैं। अपने हितों के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने मार्मिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र युद्ध की स्थिति तक जा सकता है और उस स्थिति में वीटो जो है एक सुरक्षा कवच जो है साबित होता है तृतीय विश्व युद्ध से बचाने के लिए। हाँ, कुछ अपवाद हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, कहीं ना कहीं मानवता का हनन होगा, कहीं ना कहीं इन अस्थायी सदस्यों की दादागिरी मनमानी चलती रहेगी, ये सत्य है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसको हम मान सकते हैं काफ़ी हद तक सफल रहा है। भाई, सबको तो बिल्कुल हर नीति ठीक नहीं हो सकती, इसलिए हम उम्मीद करते हैं। अब बाकी कमेंट करके आप लोग बताएंगे आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।